Welcome to MediJE classes. This is second chapter of class 12 physics. Name is electric potential and capacitance. Okay. सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंड. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर. वाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी की बात करो हम, जब वायर से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं दोनों टर्मिनल से तो करंट फ्लो होता है. ओके, इट मीन्स ऐसा सोच सकते हैं कि जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मूव करने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा, एंड दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय बैटरी. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक प्रेशर. ओके, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. व्हाट is exact meaning of electric potential. So it is a one type of work done to move unit charge from infinite. infinite का मतलब हुआ ऐसे जगह से मूव करना है जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कोई चार्ज अभी ऐसे जगह पे है जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां से मूव करके ऐसे प्लेस पे लाना है या ऐसे पॉइंट पे लाना है जहां पे पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से ऐसे पॉइंट पे मूव करना है विच ऑलरेडी लाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इसमें लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं. डिफाइन देख लेते हैं. सो what do you mean by electric potential? So electric potential is basically the work done to move unit positive charge. unit positive charge का मतलब हुआ था 1, वो यूनिट का चार्ज है, और यू कैन से आल्सो से 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी. इंफिनिटी में ऐसा जहां पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता. फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जस्ट वन टाइप ऑफ, इट इज अ वन टाइप ऑफ वर्क डन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज यहां पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, तो अब इसी बात है इसका एक पर्टिकुलर रीजन में इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नाउ सपोज कि 1 कूलम चार्ज कहीं एग्जिस्ट करता है बाहर इनफाइनाइट पे, तो वहां से अगर मुझे मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये पॉइंट है P, और मुझे P पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ P. इसका मतलब हुआ यूनिट चार्ज को P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ P. अगर मान लीजिए कोई और पॉइंट है यहाँ पे R, इसका पोटेंशियल क्या होगा? सो द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज टू R, यानी जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है वहां पे आपको यूनिट चार्ज को कैरी करना पड़ेगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, एंड वर्क डन क्या होता है? स्केलर. ठीक है, इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. सो it is a scalar
क्वांटिटी। ठीक है, बात करते हैं यूनिट की, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सो सपोज W इज वर्क डन टू मूव Q amount of charge from infinity to a point in इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इनफाइनाइट से Q चार्ज को मूव करने में वर्क डन का रिक्वायरमेंट कितना है, W। इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कैपिटल V सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, जितना आपने वर्क डन किया वो डिवाइडेड बाय जितने चार्ज को आपने मूव किया। ओके, सो W is equal W upon Q is equal to V। बात करते हैं इसका यूनिट का। सो वर्क इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी, इसको हम जूल बोलते हैं, एंड Q इज अ चार्ज दैट इज कूलम। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आइदर, इसके टर्म में बोलो तो दैट इज जूल पर कूलम। सो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही एक्चुअली वोल्टा के ऑनर में इसको वोल्टेज यानी वोल्ट से इंडिकेट करते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द वोल्ट डिनोटेड बाय कैपिटल। ठीक है, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट और जूल पर कूलम, ये दोनों के दोनों ही इसके यूनिट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्राइमरी आइडिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वन टाइप ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। ठीक है, नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज, यानी कोई पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लगा सकता है, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दिस इज द definition of electric potential. Now we will derive the expression for electric potential at a point due to a point charge. Okay, so now electric potential due to a पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिराइव करना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल लेट अज्यूम कि पहले मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑरिजिन है। ओके, ऑरिजिन है जहां पे हमने एज्यूम किया कि कैपिटल Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस कंसीडर capital Q amount of charge is at a origin. Okay, now due to this charge we have to find the potential at, assume कर लेते P. Okay, due to this charge अपने को P point पे electric potential find करना है, which is at the position vector of R। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, बिकॉज ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होता है, तो मान लीजिए कि R एक पोजीशन है किस पॉइंट P का। नाउ पॉइंट P का पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल ऑफ P। तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ जो है दैट इज इनफाइनाइट, यानी आपको इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को P तक मूव करना है, उसमें जितना वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू पॉइंट P। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं इनफाइनाइट और P पॉइंट के बीच में एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P डैश, एंड अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 कूलम का चार्ज जो है वो यहाँ पे है।
ठीक है, बाद में इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर देंगे. सपोज P डैश इज अ पॉइंट वेयर करेंटली 1 कूलम चार्ज इज लाइंग. नाउ ये जो P डैश है वो ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे हम एज्यूम कर लेते हैं. ओके, नाउ पहले हम फाइंड करेंगे कि यहां से dx डिस्टेंस मूव करने में, यानी P डैश पे जो 1 कूलम का चार्ज है उसको dx डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा. अगर वो फाइंड होगा तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से, इनफाइनाइट से लेके P तक, तो पूरा का पूरा वर्क डन निकल जाएगा. तो फर्स्ट थियरी, कंसीडर a charge q lying at origin पे कैपिटल Q चार्ज लाई कर रहा है, एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल at P. Okay, now पोजीशन वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर में R एज्यूम कर लिया है. now P dash, consider a point P dash, let the unit charge is at P dash point which is at x distance from origin, origin से x distance पे. now to find the force, यानी अपने को निकालना है कि dx डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क डन होगा. तो डिस्प्लेसमेंट तो dx है, वर्क डन निकालने के क्या चाहिए अपने को, फोर्स. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन Q एंड, यानी ऑरिजिन पे और 1 कूलम के चार्ज के बीच. मान लीजिए कि ऑरिजिन का O है. ओके, सो द फोर्स एक्टिंग between the charge कैपिटल Q एंड 1 कूलम चार्ज कितना होगा. फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2. तो एक चार्ज कितना है आपका Q, दूसरा चार्ज कितना है 1 अपॉन Q और P डैश के बीच डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर. सो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा K Q बाय x स्क्वायर. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q एंड P डैश. नाउ to move 1 coulomb charge, that is unit charge, from P dash by distance dx, कितना वर्क डन करना पड़ेगा. so the work done to move 1 coulomb charge from the 1 coulomb charge by distance dx. now ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या लगेगा रिपल्सन फोर्स, यानी फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स राइट. बट अपने को चार्ज को मूव किधर करना है, लेफ्ट. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. तो dw, अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो वर्क डन भी छोटा करना पड़ेगा. एंड फिजिक्स में अ स्मॉल वर्क डन इज इंडिकेटेड बाय dw सिंबल. सो दिस विल इक्वल टू फोर्स इनटू माइनस ऑफ dx. व्हाई इट इज माइनस ऑफ dx, ये इंडिकेट करता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के उल्टा है. अगर आप f में माइनस रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो dw इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू क्या था, kq बाय एक्स स्क्वायर. सो kq अपॉन एक्स स्क्वायर
dx. This is the work done to move small 1 unit charge from this point to by dx distance. Now small work done तो अपने पास निकल गया, लेकिन अपने को वर्क डन क्या करना है, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक मूव करना है. ओके, सो वी विल इंटीग्रेट दिस वर्क डन फ्रॉम लिमिट बिटवीन द लिमिट इंफिनिटी टू P पॉइंट. तो P जब P पॉइंट पहुंचेंगे तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, r का. सो नाउ इसको हटा देते हैं, थ्योरी पार्ट था. सो अब निकलते हैं. सो दी वर्क डन टू मूव unit charge from infinity to point P. So dW is equal to कितना है, K Q अपॉन x स्क्वायर dx. x पे लिमिट लगाना पड़ेगा, कहां से कहां, x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट पे, और P तक लाना है. तो x जब P पे पॉइंट आएगा तो ये x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, r का. सो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा दैट इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू r. नाउ dw का इंटीग्रेशन से d हट जाएगा, दैट इज w इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर निकाल, दैट इज kq इज कांस्टेंट. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx लिमिट इंफिनिटी टू r. नेक्स्ट, सो w इज इक्वल टू माइनस kq. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन x. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको रफली बता रहा. तो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या माइनस 2 dx लिख सकते हैं, एंड जब आप करोगे रूल लगाओगे तो ये फाइनली माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 जो कि माइनस 1 बाय एक्स आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है. नाउ लिमिट इंटीग्रेशन कितना, इनफाइनाइट टू r. सो नेक्स्ट वन, w इज इक्वल टू माइनस kq. फर्स्ट अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा, या सिंपल से ये कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, दिस नेगेटिव साइन को हम बाहर करेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. नाउ 1 अपॉन r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी. सो w इज इक्वल टू kq. 1 अपॉन r तो रहेगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0. सो वर्क डन विल इक्वल टू kq अपॉन r. और ये जो वर्क डन है वो कैसे निकाला है, यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन निकाला है. और यूनिट चार्ज के मूवमेंट में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसका मतलब हुआ, सो दिस वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल at point P. So we can write here V is equal to KQ by R. So किसी भी पॉइंट चार्ज Q चार्ज के कारण से किसी पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे, अब ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल निकालना है जो Q चार्ज के कारण से R डिस्टेंस पे है. ये सिंपल लैंग्वेज में तो डेरिवेशन था, लेकिन ऐसे दे दे कि यहाँ Q चार्ज है और ये डिस्टेंस R, यहाँ पोटेंशियल बताओ, तो K Q by R. सिंपल.
ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज दिया हो तो फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। नाउ k का वैल्यू अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो v को एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज दिया है या ट्रायंगुलर के किसी कोने पे चार्ज दिया है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज आल्सो one of the important derivations for the NCERT board purpose. Okay, now we will find and we'll study what is potential difference. इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है आपका potential difference. Okay, so what is potential difference? Potential difference, ठीक है। नाउ आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है, इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पे मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा। If you know the potential of 2 points, then the work done to move from one point to another point is known as potential difference. So, resume कीजिए कि यहाँ पे आपका कैपिटल Q है चार्ज, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, सपोज R1, ओके, एंड एक पॉइंट है आपका B जो यहाँ से R2 डिस्टेंस पे। ओके, सो इस चार्ज का हम A पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं एंड इसी चार्ज का हम B पे भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो इट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो सो potential difference between 2 points is the work done to move a unit charge from one point to another point। यानी A और B के पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो आपको यहां से यूनिट चार्ज को यहां लाना पड़ेगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA, पोटेंशियल एट A कितना निकलेगा, दैट इज KQ अपॉन R1, दैट इज द potential at A, potential at point A, क्यों, किसके कारण से, ड्यू टू चार्ज Q at origin। सिमिलरली VB का वैल्यू KQ VB, तो चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है R2, so KQ अपॉन R2, दिस इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q। नाउ विच वन विल बी ग्रेटर, कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा, VA और VB। इसमें रेसिप्रोकल में क्या है, डिस्टेंस KQ सेम है, R1 R2 बड़ा है एंड R2 आया नीचे में, इसका मतलब VB छोटा होगा। तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू VA minus VB, so KQ upon R1 minus KQ upon R2, so VAB is equal to, that is KQ 1 upon R1 minus 1 upon R2। This is the electric potential difference बिटवीन 2 पॉइंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए
एंड इसके बाद में एक पॉइंट के पोटेंशियल में से दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। ओके, नाउ अभी तक था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ विल स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज अब पोटेंशियल एनर्जी है तो एक एनर्जी का ही फॉर्म होगा। ओके, इसमें और पोटेंशियल के जो डिफिनीशन है उसमें बहुत सिमिलैरिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन में क्या था? टू मूव यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करना है, तो उस पॉइंट का कहलाता है पोटेंशियल। अगर 1 कूलम चार्ज के बदले कोई और चार्ज, कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज हो, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, डिफाइन है द वर्क डन टू मूव q amount of charge from infinity to a point lying in electric field is known as electric potential energy। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफाइन में जहां पे हमने यूनिट चार्ज लिया था उसके बदले में आप सिर्फ q अमाउंट ऑफ चार्ज रख दोगे, देन इट विल बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज अगेंस्ट द फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही निगेटिव होता है, चाहे वो किसी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgh, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो 11th में बना था -12 kx²। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज द वर्क डन व्हिच ऑब्टेन ऑलवेज इन अगेंस्ट ऑफ समथिंग। फोर्स के अगेंस्ट में जो हम वर्क डन करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल U, कैपिटल U से इंडिकेट करते हैं। बात करते हैं फॉर्मूला का। फॉर्मूला, सो इफ V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, एंड Q इज द अमाउंट ऑफ charge which is moved from infinity से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में q चार्ज है। इन दैट कंडीशन पोटेंशियल इक्वल टू qv, यानी इफ नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें सिर्फ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, इन दैट कंडीशन यू विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो होते हैं वो निगेटिव होता है। इसको और v का वैल्यू क्या होता है? kq अभी निकाला था, kq/r। सो सिंस v इज इक्वल टू k, या ऐसे बोल सकते हैं q/4πε0r, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। सो u इक्वल टू माइनस ऑफ q/4πε0r, एंड और सॉर्ट करेंगे तो u इक्वल टू माइनस k q/r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल गया।
ठीक है. Why it is always negative? Because it is the work done against electric field. ये वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में होता है, तो दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिसिटी के अगेंस्ट में होता है स्प्रिंग में, तो इट इज नोन एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? नेगेटिव साइन indicates that it is the work done against the electric field. Hence electric potential is always negative. मीन्स कहीं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव सिंबल जो होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं. और सिंपल सा है, स्मॉल क्यू हटा दो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपिटल क्यू लगा दीजिए तो पोटेंशियल. अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी में कितना स्मॉल सिमिलरिटी है. मैं चारों का फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ओके, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस. ओके, उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स जो थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है उसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसका यूज है. वो एक्चुअली इस टॉपिक में चैप्टर में नहीं है, बट उसको आपको जानना जो हो सकता है कितने लोगों का रिवाइज होगा या कई लोगों का रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था. K Q अपॉन आर स्क्वायर. अगर दो चार्ज की बात करो तो जैसे मान लीजिए यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ स्मॉल q है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. फोर्स का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K Q अपॉन आर स्क्वायर. जो सोर्स चार्ज है उसका चार्ज रहेगा, बाकी ये चार्ज रिमूव. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q बाय R एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q अपॉन R. किसी में ऊपर में दो चार्ज है, किसी में एक चार्ज है, किसी में नीचे में स्क्वायर है, नहीं है, तो इसे बहुत सिमिलरिटी है इसमें. ठीक है, अगर एक चार्ज एक्स्ट्रा लग गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा. ओके, सो दिस इज द फोर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक मूव करने से पहले वी विल स्टडी कोसाइन फॉर्मूला फॉर मैथ्स. ठीक है, मैथ्स में आता है कोसाइन फॉर्मूला. देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक में यूज है, दैट्स व्हाई कोसाइन फॉर्मूला. ये क्या कहता है कि सपोज यू हैव गिवन अ ट्रायंगल. सपोज दिस इज A B C. This is A B C. This angle is angle B. This is angle A. This is angle C. Now the relation between angle and sides के लिए हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू फाइंड cos A. ठीक है, अगर अपने को cos A फाइंड करना है तो cos A का फॉर्मूला क्या रखिए. A किस एंगल के बीच का एंगल है, साइड के B और C का, तो cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी जिसके बीच एंगल होगा उन दोनों साइड का स्क्वायर माइनस इसके अपोजिट क्या है A, तो A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और जो पॉजिटिव में BC. दिस इज कॉल्ड कोसाइन फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट में फाइंड कर. सिमिलरली अगर cos B की बात करो, cos B, तो cos B इक्वल टू B किस दो साइड के बीच एंगल है A एंड C, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B के अपोजिट साइड क्या है B, तो B स्क्वायर अपॉन 2AC. दिस इज cos B. सिमिलरली cos C is equal to, ओके, cos C is equal to, C लेंगे तो ये किसके बीच है A और B के बीच में, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB. दिस इज कॉल्ड द कोसाइन फॉर्मूला. जो अभी नेक्स्ट डेरिवेशंस है उसमें इस कोसाइन फॉर्मूला का यूज होगा. ठीक है, एंड अनदर थिंग, और एक चीज और भी कि सपोज कि A प्लस B प्लस C है. ओके, एक एक्सप्रेशन है. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन
मुझे ए कॉमन निकालना है तीनों में से, तो क्या करना पड़ेगा, ए कॉमन निकाल लूं, तो यहां ए कॉमन निकला तो कितना 1, बट बी में तो ए था नहीं, तो जिसके पास नहीं होता है वो उसके डिवीजन में चला जाता है, इसका भी यूज है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो अगेन ये आ जाएगा, या दूसरा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर बाय द वे किसी टर्म में वो नहीं है जिसको कॉमन लेना है, जैसे मुझे ए कॉमन लेना है, बी में और सी में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बाय ए बी प्लस ए बाय ए सी, बिकॉज अपने को ए बाहर निकालना है तो हमने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये कट के फिर ऊपर आ जाएगा। अब ए कॉमन निकालिए बाहर, तो ये कितना 1, यहाँ ए बाहर निकल गया तो b बाय ए, और यहाँ ए बाहर निकल गया तो c बाय ए। तो अगर जिस क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी नहीं होता है और फिर भी उसको आपने बाहर निकालते तो वो चीज़ उसके डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, इन दोनों का हम यूज अभी इस डेरिवेशन में करेंगे। डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अगेन एट द एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इस दो चीज का हम यूज अभी अपने इस थ्योरी में करेंगे। सो आवर टॉपिक इज, एंड ये लंबा टॉपिक है, ये चैप्टर जो डेरिवेशन है वो लंबा है, बुक में चलिए बहुत शॉर्ट में निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए उसको एक एक टर्म्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए डायग्राम, एज्यूम, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, दिस इज अ डाइपोल, बीच का सेपरेशन 2a। नाउ एज्यूम करते हैं एक रेंडम आर्बिट्ररी पॉइंट है P, ना इक्वेटर पे है ना पोल पे है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे सपोज P लेंगे तो डाइपोल होता है O, ठीक है, या N ले लेते हैं। ओके, ड्यू टू दिस डाइपोल वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस डाइपोल के कारण से इस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो assume the distance from positive charge is r1 and distance from negative charge is r2। ओके, जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उसका पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस r1, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस r2। वी नो दैट हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं डाइपोल का, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। तो एज्यूम करते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल एंड सेंटर से ये जो डिस्टेंस है दैट इज r। ओके, एंड इट मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद डाइपोल, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव है तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर। सो इट मेकिंग एंगल, अब नाउ ये पूरा 2a है तो यहां से यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, एंड दिस इज आल्सो डिस्टेंस a। दिस इज द ओवरऑल डायग्राम। डायग्राम छोटा है, डेरिवेशंस इसके बड़े हैं। तो थ्योरी में एज इट इज लिखने का, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल, let us consider point N where we have to find the electric potential। ठीक है, theory is all about the diagram। डायग्राम को जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा निकल जाएगा। theory लिखना पड़ेगा, एग्जाम में theory मेंशन करना पड़ता है।
डायरेक्टली इसके डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। थियरी में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया, बोल करके कि क्या क्या लिखना है आपको। कंसीडर डायपोल of dipole moment P, we have to find the point, we have to find the electric potential at point N, which is at a distance R from the center, R1 distance from positive charge and minus QC distance that is equal to R2. Now electric potential due to positive charge at n कितना होगा, that is V प्लस से इंडिकेट करते हैं, which is equal to K Q upon R1. Okay, similarly electric potential due to minus Q charge at n, so V minus is equal to minus KQ upon R2. तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, टोटल potential at n is equal to V plus plus V minus, so V equal to KQ कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो 1 upon R1 minus 1 upon R2, इक्वेशन 1. नाउ अगर R1 and R2 दिया हुआ हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही चीज होता है कि R1 R2 दिया नहीं रहता है, अपने को सिर्फ सेंटर से डिस्टेंस R दिया रहेगा. अब जो कैलकुलेशन है वो मेनली सिर्फ R को फाइंड करने के लिए है, ठीक है. R1 R2 अपने को नहीं दिया रहता है. अब देखिए, यानी अपने को 1 अपॉन R1 एंड 1 अपॉन R2 का वैल्यू रिप्लेस करना है. ओके, नेक्स्ट तो मैं इसको एक पार्ट मानता हूं इसको. नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, 1 बाय R1 R2 फाइंड करना. नाउ अब यहाँ पे आपको कोसाइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सपोज A N और दिस इज B, सो इन ट्राइंगल A N ये मान लीजिए O एंड दिस इज B, A N O कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं. तो अपने को फाइंड करना क्या है, ये cos थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्राइंगल में जिस एंगल को हम लेते हैं उसका एडिशन साइड क्या है, A और R. तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस थीटा का अपोजिट क्या है, R1 स्क्वायर. तो माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2AR. ठीक है, ये कोसाइन फॉर्मूला आ गया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2AR cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. अपने को फाइंड क्या करना, R1 चाहिए, तो R1 स्क्वायर मैंने इस साइड कर लिया, तो ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा. ठीक है, ये निकल गया R1. सिमिलरली अपने को फाइंड करना है क्या, R2. ओके, तो अपने को कोसाइन फॉर्मूला किस में लगाना पड़ेगा, इस वाला वैल्यू में. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस थीटा. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सिमिलरली वर्ड लिख करके R2 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. बस R2 में होगा क्या, यहाँ माइनस है उसमें आ जाएगा प्लस. ठीक है, तो आप सिमिलरली वर्ड यूज करके लिख सकते हैं कि सिमिलरली, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे. सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR
cos थीटा। ओके, पूरा डेरिवेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब आएगा कैसे ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए बाद में उसको रफ कर दूंगा क्योंकि यूज नहीं है। इन ट्रायंगल ओ एन बी एंगल कौन सा लेंगे ये, सो cos 180 माइनस थीटा, ये एंगल ले रहे हैं तो साइड के बीच में a और r के बीच में, सो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अपोजिट कितना है माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2ar। ओके, cos 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, which is equal to a square plus r square minus r2 square upon 2ar। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2ar cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r2 की साइड कीजिए तो r2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस 2ar cos थीटा। ये आ गया वही एक्सप्रेशन ये वाला। बट एक बारी आपने ऑलरेडी अगर यहाँ पे शो कर दिया कि आप ऐसे लाए हैं तो डेरिवेशन को लंबा नहीं करना हो तो सिमिलरली वर्ड यूज करके R2 वर्ड यूज कर देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन नहीं लिखिए, समझने के लिए था, लिखोगे तो भी राइट है, नहीं लिखोगे तो भी राइट है। ओके, तो हमारे हिसाब से इसका कोई यूज नहीं है, बुक में चूंकि एक्सप्लेन नहीं किया गया कि आया कैसे, दैट्स व्हाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये पोर्शन जो है वो आया कैसे। ओके, R2 का तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इस R2 का मैं ऑलरेडी यहाँ लिख लिया हूँ तो मैं इस वाले पोर्शन का यूज नहीं करता हूँ इतना चीज। अगर आपको समझने के लिए प्रैक्टिस करना है तो आप लिख दीजिएगा, बिकॉज ये स्टेप्स हैं इसलिए कोई डेरिवेशन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, नाउ जो ये आया था एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ही मेंशन कर रखा है। अब R1 और R2 को एक साथ प्रोसीड करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे R1 है तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा है। इसमें से r स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, r स्क्वायर कॉमन लेना है। तो देखिए a स्क्वायर में r स्क्वायर है नहीं है तो क्या बताया था कि जो कॉमन लेते हैं जो नहीं होता है तो उसके डिवाइड में चला जाता है, यानी a स्क्वायर में r स्क्वायर नहीं था तो r स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, प्लस r है r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ 2ar cos थीटा, एक r पहले से है तो एक r बाहर निकलेगा, लेकिन निकालना क्या है जिसको आपको r स्क्वायर को, तो एक r तो यहाँ से बाहर आ गया तो एक r बचा जो नहीं है इसमें तो वो उसके डिवीजन चला जाएगा, दैट इज 2a cos थीटा अपॉन r। जस्ट कॉमन निकालना है। ओके, सिमिलरली मैं R2 को भी साथ में प्रोसीड कर देता हूं, या नहीं करोगे सिमिलरली वर्ड लिख करके भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहां से R1 ठीक है, चलिए नाउ सिंस R इज ग्रेटर देन A, ऑब्वियस सी बात है इसके रेस्पेक्ट में R क्या है बड़ा है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा, पहले से बड़ा था। एग्जांपल देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3, दोनों साइड स्क्वायर करो, अभी डिफरेंस कितना का है 2 का, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 25 इज ग्रेटर देन 9, अभी डिफरेंस कितना का आ गया 16 का, तो पहले सिर्फ छोटा था 3, अब 9 25 के रिस्पेक्ट में ज्यादा छोटा हो गया। ओके, इसमें इट मींस कि आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ए स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा। अब देखिए इस वाले में ए स्क्वायर ऊपर है और आर स्क्वायर नीचे है, एंड आर स्क्वायर क्या है दैट इज बहुत बड़ा है, तो नीचे में बहुत बड़ा टर्म आता तो ये टर्म क्या बहुत छोटा हो जाता है, यानी हम इसको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से r1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ये टर्म ही इग्नोर हो गया तो बस ये कितना 1 माइनस, और ये सिर्फ r था थोड़ा सा बड़ा था इसलिए ये इग्नोर नहीं करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 2a cos थीटा अपॉन
आर। ओके, नाउ अभी यहाँ पे माइनस है, आप चाहो तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली आर टू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ पहले से ही क्या था, माइनस था, अब यहाँ पहले से प्लस था, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करो ताकि आपको सेपरेटली समझ आए, आप जब डिराइव करोगे एग्जाम में तो ऐसे लाइन देने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, इसका स्क्वायर हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू आर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन आर होल टू दी पावर 1/2। इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है वो रूट आ जाएगा, जिसको हम 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पे मैथ्स का बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। जो मैथ्स वाले हैं उनको तो ऑलरेडी पता होता है बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाते हैं। जो बायो वाले ग्रुप हैं उनको सिर्फ ध्यान रखना है कि एक एक्सप्रेशन है, या ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ होता क्या है। इफ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन 1 माइनस एन एक्स हो जाता है, यानी बाइनोमियल के अकॉर्डिंग ऐसा तब होता है व्हेन x इज वेरी ग्रेटर देन 1, यानी अगर x जो है 1 से बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, डायरेक्टली ये जो होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, nx हो गया। अपने पास देखिए ध्यान से, हमने क्या माना, r इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो ये डायरेक्टली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो हम डायरेक्टली फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, मेन डेरिवेशन में पूरा मीनिंग नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए ब्रैकेट में आपको लिख दिया हूँ। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, r1 माइनस ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, और ऑलरेडी कितना था यहाँ पे 2a cos थीटा अपॉन r। 2 से 2 कैंसल, सॉरी एक मिनट, अपने को चाहिए 1/r, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां से r1 कितना आ जाएगा, r1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। इसमें आपको डबल काम करना पड़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, लेकिन पहले अपने को फाइनल लाना कितना था, 1/r1, अभी निकला है क्या आपका r, तो पहले मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ इसका, तो 1/r1 कितना होगा, अदरवाइज वही भी सही था, 2 बार यूज करना बाइनोमियल, इससे अच्छा एक बार यूज कर लेते हैं। तो 1/r, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/r, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा नीचे, बट स्टिल आपको अगर ऊपर लिखना है तो 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r टू द पावर माइनस 1/2 कर दीजिए। ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा होगा, ये भी नीचे आ जाएगा, यानी 1 अपॉन पावर 1/2, मैं उसको ऊपर शो किया तो माइनस। अब बाइनोमियल लगा दीजिए, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/r1 इक्वल टू 1/r, 1 माइनस पहले से था माइनस 1/2 2a cos थीटा अपॉन r। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ओके, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 1/r1 इक्वल टू 1/r, देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r। एक चीज नोटिस कीजिए, r1 में पहले क्या था माइनस, और फाइनली आया क्या इसके बीच में प्लस, तो मैं जब सिमिलरली वर्ड लिखूंगा
सिमिलरली 1/r2, तो R2 में पहले से क्या था, अगर मैं यहां बताऊं यहां माइनस था तो फाइनली यहां क्या आया प्लस, तो R2 में पहले से क्या था प्लस, तो सेम स्टेप करना पड़ेगा लेकिन आपको डेरिवेशन बढ़ाना नहीं है, तो सीधे लिख देंगे यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ प्लस था तो इसमें क्या आ जाएगा, सेम प्रोसीजर करेंगे तो माइनस 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, ये 1/r1 और ये 1/r2 निकला है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। करने को ये और भी लंबा हो सकता है, एक एक स्टेप तोड़ो तो, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही लिखना है। नाउ 1/r1 एंड 1/r2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लेस कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/r1 and 1/r2 in equation 1, so what will happen, यहां पे क्या था v इक्वल टू k q 1/r1, तो 1/r1 का वैल्यू कितना है 1/r 1 प्लस a cos थीटा बाय r माइनस ये वाला 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाय 1/r कॉमन ले लीजिए, तो v इक्वल टू के क्यू बाय r कॉमन, मतलब 1/r दोनों में से क्या क्या बाहर निकाल दिया, तो बच क्या गया 1 प्लस a cos थीटा बाय r माइनस माइनस 1 प्लस a cos थीटा बाय r, 1 से -1 हट गया, सो v इक्वल टू के क्यू बाय r, पता ना यार कहां से निकाला, 1/r इसमें भी है 1/r इसमें ही है, तो दोनों से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया और यहाँ पे सिर्फ ये बच गया, मैंने माइनस को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ के क्यू बाय r है, अब देखो तो बचेगा क्या आपका, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो a cos थीटा बाय r एंड दिस इज आल्सो a cos थीटा बाय r, ये हो जाएगा आपका 2a cos थीटा बाय r। ओके, नाउ v इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a है, मैं q को इनसाइड में कर देता हूं, तो k 2aq cos थीटा अपॉन ये r कितना हो जाएगा r स्क्वायर। 2aq को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज p, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, एंड अगर और हटाएंगे k तो v का वैल्यू कितना आएगा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो डेरिवेशन ये एंड फॉर्मूला p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल डेरिवेशन का रिजल्टेंट हुआ। ओके, नाउ ये तो किसी भी थीटा क्या है, आर्बिट्ररी एंगल है, किसी भी एंगल पे था। अब इसके लिए दो स्पेशल केस करने हैं, एक इक्वेटर पे और दूसरा आपका एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, दिस डेरिवेशन इज कंप्लीटेड। ओके, डायरेक्टली जब न्यूमेरिकल में यूज करना है तो डायरेक्टली p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर यूज करते हैं। नाउ दो केस देख लेते हैं छोटा सा, इसको जितना ज्यादा और इतना लंबा हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टेप नहीं लिखना है, 2 स्टेप हटा लिख सकते हैं, समझाने के लिए इतना स्टेप था, अगर आपको 20 से स्टेप हटाना है तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि क्या क्या हटाया है, इसीलिए सारे स्टेप्स नहीं हटा सकते। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial point of dipole। एक्सियल पॉइंट का मतलब देखिए क्या था,
ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक्सियल पॉइंट होता है ये पॉइंट। हमने थीटा क्या लिया था, ये वाला, जब पॉइंट एन इधर लाई कर रहा था तो थीटा एंगल बन रहा था। बट अपने को अब एन इधर नहीं लेना है, आपको इसी एक्सिस पे लेना है। तो मैं इसको इधर बेंड कर देता हूँ। मान लीजिए एन पॉइंट आ गया इधर, तो थीटा कितना होगा एक्सियल के लिए, पहले था थीटा एंगल, अब घुमा के ऐसे कर दिया, एन ये पॉइंट इधर आ गया, तो थीटा कितना हो गया 0। सो फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। ये है ऐसे, ये टर्न होके ऐसे आ जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। नाउ एक्स वैल्यू कितना था, v इक्वल टू पी कॉस थीटा वैल्यू कितना 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1। सो v इज इक्वल टू p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द एट एक्सियल। ओके, अनदर वन आपको पता है, इक्वेटर पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटर ऑफ डाइपोल मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था। नाउ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला था, इस पॉइंट पे एन पे। नाउ अपने को फाइंड करना है इस पॉइंट पे, यानी हमने क्या किया, ये पॉइंट था, इसको घुमा करके ऐसे कर दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि यहाँ पे एन है, तो ये किसके साथ एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री। यानी फॉर इक्वेटर पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या था, P cos थीटा, तो थीटा का 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। cos 90 इज 0, ये पूरा का पूरा टर्म ही कितना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है 0। सो बेसिकली ये दो केस निकल गया। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज ये डेरिवेशन ही इतना इम्पोर्टेंट था एंड समझाने में काफ़ी इसके स्टेप्स आते हैं, दैट्स वाई इतना टाइम लगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 2। ओके, तब तक इसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, जो डेरिवेशंस हैं उसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से। एंड अब इसी बात है, कंपटीशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब कंपटीशन में तो आपको फॉर्मूला रिक्वायरमेंट होगा, जो ऑलरेडी फॉर्मूला आपके पास में अवेलेबल है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसके बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।